हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जैक 4 क्लास 10 मैथ्स का सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट 1 2 3 4 का सॉल्यूशन बता दिया है। तो बच्चों देखो, इसमें भी कुल 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 225 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन दिया है। तो देखो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 5 से लगाओ, 5 4 20, 5 5 से 25। फिर देखो 5 से लगाओ, 5 9 जा 45, तो 3 3 जा ना। तो 3 से भी पहले आप लगा सकते थे। तो 225 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 × 5 × 5 होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर 3 × 3 5 × 5 ये ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, 130 और 420 का एचसीएफ 10 दिया है। तो हमसे उसका एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। एलसीएम निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो दो नंबर्स दिए हैं, देखो एक दिया है 130 और दूसरा दिया है 420 और एचसीएफ दे दिया है बच्चों 10। कितना दिया है 10। तो इसको इससे क्या करो, कट कर दो। तो ये हो जाएगा 130 × 42। तो 130 को 42 से मल्टीप्लाई करो। 0 2 3 जा 6 2 1 जा 4 0 जा 4 3 जा 12 4 1 जा 4 1 5। तो 0 6 4 5। तो 5460। देखो कौन सा सॉल्यूशन है, 5460। सॉल्यूशन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है एचसीएफ जो है वो दिया है 4, एलसीएम दिया है 24, ठीक है। तो आपसे ए का मान पूछ रहा है। तो देखो एचसीएफ दिया है ए और 8, दो संख्या है ए और 8, ठीक है। दो संख्या क्या है ए और 8। तो फिर से वही काम करना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर जो होता है बच्चों एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो नंबर जो दिया है ना ब्रैकेट में a, 8 करके, वही दो नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a × 8 हो गया। और एचसीएफ दिया है बच्चों a और 8 का 4 और एलसीएम दिया है a और 8 का 24। तो हमसे a का मान पूछ रहा है। देखो a आराम से निकल जाएगा ना। a बराबर 4 × 24 अपॉन 8। 4 2 जा 8, इसको काट दो तो 12। तो a का वैल्यू 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 4q + 1, कोई संख्या दिया है 4q + 1। हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो पॉजिटिव नंबर्स है, धनात्मक संख्या दिया है, वो कौन सा होगा, सम होगा, विषम होगा, ऑपरिमेय होगा या जीरो होगा। बच्चों हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा कि प्राइम नंबर होगा या जीरो होगा। तो बच्चों ये देखो 4q + 1 q का कुछ भी आप मान रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, माइनस रखो, कुछ भी रखोगे तो आपको एक विषम संख्या मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिलने वाला है, विषम। और बोल रहा है धनात्मक है तो माइनस में तो रखेंगे नहीं, q का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। तो q का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी आप वैल्यू रखो तो 1 अगर ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑड होगा, दैट इज विषम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये q के किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये जो होगा ऑड ही होगा। जैसे 4 × 1 करो +1, देखो 5 हो जाएगा। 4 × 2 + 1 करो, देखो 7 हो जाएगा। 4 × 3 + 1 करो, देखो 13 हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, ऑड नंबर है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ऑड नंबर, दैट इज विषम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² + 7x + 2, ठीक है। इसमें हमसे बोल रहा है कि इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, इनके जीरोस का प्रोडक्ट। बच्चों जीरोस का प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला आपको पता है, अल्फा × बीटा जो होता है c/a होता है। तो देखो c हो गया 2, a हो गया 1। a किसको बोलते हो, x² का कोएफिशिएंट, b किसको बोलते हैं x का कोएफिशिएंट और c किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देखो अल्फा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो गया वो कितना हो गया, 2। तो देखो ऑप्शन 5 का कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 6 में देखो कह रहा है कि यदि जीरोस का सम और प्रोडक्ट 3 और -2 हो तो हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा।
बच्चों यहाँ पे शून्यक का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -2। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -2। ठीक, ये ना। तो हमसे पूछा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है ना। तो देखो ये हो गया x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा देखो 3 दिया है तो ये 3x होगा, अल्फा इंटू बीटा -2 दिया है बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल मिलने वाला है वो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 मिलने वाला है। देखो दिया है कोई ऑप्शन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सी है बच्चों, सी जो है करेक्ट है। ओके, देख लो दिया है ऑप्शन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप मॉडल सेट पेपर 5 को ओपन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या देख रहे हैं, 7 नंबर। 7 में कह रहा है बच्चों कि px जो है कोई पॉलिनोमियल से उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरीके से। 7 नंबर, ये देखो ये x एक्सिस से x डैश y डैश एक्सिस से, और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है ऐसे। ठीक है, तो देखो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट। तो जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितने, डी, क्योंकि हमसे बच्चों ग्राफ px के लिए पूछ रहा था। px के लिए x एक्सिस पे देखना, यही ग्राफ यदि py के लिए पूछता तो हमें y एक्सिस पे ध्यान देना। तो y एक्सिस पे जीरोस 1 ही हो रहे हैं, x एक्सिस पे 3 हो रहे हैं और y पे कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट होगा क्योंकि हमें x एक्सिस के अलॉन्ग पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दिए हैं 2x + 3y + 4 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा है 4x - 5y + 6 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड है। हमसे बोल रहा है बताइए ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि दो हल होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कंडीशंस निकालेंगे a1/a2। तो देखो 2/4, तो ये देखो 1/2 होगा। b1/b2 अगर देखोगे तो 3/-5, तो -3/5। यही पे पता चल गया क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो x का एक कॉमन वैल्यू निकलेगा, y का भी एक कॉमन वैल्यू निकलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब x और y का मान सिंगल होगा। ठीक है ना, इसमें x और y का मान एक ही निकलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे। कैसे लाइंस बनेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे। तो आंसर ए करेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, याद रखेंगे। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो शायद हिंदी में यूनिक को ही अद्वितीय कहते हैं। ठीक है ना, चलो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल है, 1 है, 2 है, अनंत है, कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो युग्म दे रहा है y बराबर 0 और दूसरा कंडीशन दिया है y बराबर -5। ठीक है, y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल है। ठीक है, तो समीकरण युग्म, दो इक्वेशन हमारे पास दिया है, y बराबर समथिंग एंड y बराबर -5। तो इसके हल क्या होगा, देखो इसके तो बहुत सारे हल होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई इक्वेशन y बराबर 0 है इसका मतलब क्या है, वो x एक्सिस पर, x एक्सिस पे y क्या होता है, जो 0, इसमें तो बहुत सारे x आ सकते हैं। ठीक है ना, y बराबर -5 अगर है, ठीक है ना, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, -5 है ना, नीचे होगा, सॉरी यहाँ पर। तो यहाँ पे भी देखो आप क्या कर सकते हो, x का कुछ भी मान रखोगे तो y कितना मिलेगा। देखो y का मान 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x और y
यहाँ पे आप 0 हमेशा आएगा, x कुछ भी रखो, इसका मान क्या हो गया x, y का मान, y हमेशा -5 आएगा, x आप कुछ भी रखो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, और दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है दो इक्वेशन दिया है 6x 2y 9, 6x 2y 9 बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और दूसरा दिया 3x y 12 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी हमसे कंडीशन ही पूछ रहा है कि ये जो दोनों लाइंस होंगे बच्चों वो संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समानांतर होंगी कि लंबवत होंगे। कहने का मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, कोइंसिडेंट होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो कंडीशन चेक करो, a1/a2, तो देखो 6/3 ये हो गया 2/1, 2/1। b1/b2 चेक करो तो -2/-1, ये भी हो गया 2/1। c1/c2 चेक करो तो 9/12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4। तो आप देख रहे हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चों ये कंडीशन पैरेलल लाइंस का होता है, पैरेलल लाइंस के लिए होते हैं नो सॉल्यूशन। x और y का कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकलने वाला है। तो आंसर देखो कौन सा करेक्ट होगा? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि x 3y 5 दिया है, 2x y 3 दिया है, तो हमसे x का मान पूछ रहा है। x 3y 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और दूसरा दे रहा है बच्चों 2x y 3, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना। अब बोल रहा है कि x का मान निकालो, तो बच्चों को y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू 3 कर दो ताकि y एलिमिनेट हो जाए, प्लस माइनस कर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो प्लस कर रहे तो साइन चेंज मत करना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x 3y 5, ये 3 2 जा 6, 3y 3 3 जा 9। देखो इससे ये गया तो 7x 14 इंप्लाइज x का मान 2 होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 11 का सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। 12 में देखो क्या बोल रहा है, x 2 दिया है, y देखो 3 दिया है। हमसे बोल रहा है 2x y k, तो k का मान क्या होगा? 2x y k, तो k का मान देखो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 × 2 और y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 3, तो 4 + 3 बराबर 7। देखो कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। इसके बाद देखो बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में बोल रहा है x y 16 दिया है, x y 16 और x y दिया है 2। ठीक है, इसमें x और y का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ऐड कर दो, ऐड इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो देखो फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे तो देखो क्या होगा? x y 16, x y 2, तो y से y लिया तो 2x 18 इंप्लाइज x का मान कितना? 9। x का मान 9 निकल गया, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट से क्या करो? y निकाल लो। तो y बराबर देखो बच्चों क्या हो जाएगा? 16 - 9। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाल ले? y। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y = 16 - x, तो 16 - 9। ठीक है, तो 9 7 16 होता है, तो x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 7। देखो 9 और 7 को आंसर से x 9 y 7, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 13 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में कौन सा है? बच्चों क्वाड्रेटिक, यहीं पे बना देते हैं 14 पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है ax² + bx + c। ठीक है ना, ये बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि x का पावर 2 होना चाहिए। इसका मतलब जो डिग्री है बच्चों वो 2 होना चाहिए। डिग्री को हिंदी में घात बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब x की पावर कितना आएगा 2। इसके अलावा x की पावर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, फ्रैक्शन 1/2 3/2 वगैरह नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 14 का हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। मतलब नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। x² - 6x + 1 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे जो नेचर ऑफ रूट्स है वो पूछ रहा है। बच्चों नेचर ऑफ रूट डिसाइड करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो देखो -6 का स्क्वायर - 4 * a का वैल्यू x² कोएफिशिएंट 1, c का वैल्यू 1। ये हो गया कितना, 36 - 4 बराबर 32। बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है और हमें पता है यदि d ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं रियल और अनइक्वल होते हैं। d = 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट रियल और इक्वल होते हैं, और d लेस देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, और वहां भी अनइक्वल ही होंगे, इमेजिनरी के साथ अनइक्वल। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे वास्तविक और असमान, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वास्तविक का मतलब रियल और असमान का मतलब अनइक्वल। 16 नंबर देखो बच्चों क्या कह रहा है कि x² + 3x + 2 बराबर देखो 0 दिया है और हमसे बोल रहा है कि इसके जीरोज अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो -b कहने का मतलब x का कोएफिशिएंट, तो देखो -3 a x² का कोएफिशिएंट 1, तो ऑप्शन -3 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। समझ में आ रहा है? तो देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। इसके बाद देखो 17 नंबर बोल रहा है x² - 6x + 3 बराबर 0 दिया है। x² - 6x + 3 बराबर 0। हमसे बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है विविक्तक क्या होगा, कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो -6 का स्क्वायर - 4 * a * 3। देखो a की जगह पे x² कोएफिशिएंट और c की जगह पे ये कांस्टेंट टर्म और b की जगह पे x का कोएफिशिएंट। तो ये 36 हो गया, ये 4 3 जो 12 हो गया, 6 में 2 गया 4, 3 में से 1 जाएगा 2। तो डिस्क्रिमिनेंट 24 होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x² - 6x + 3 का विभक्तक क्या होगा, b² - 4ac। तो 6 का स्क्वायर 36, 4ac 4 दिया 12, 36 में से 12 जाएगा, बचेगा कितना, 6 में 2 गया 4, 3 में से 1 जाएगा तो 24। यहाँ पे ऑप्शंस क्या कह रहा है, 3 है 12 है 18 है 4। यहाँ पे तो कोई ऑप्शंस क्लियर ही नहीं है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, ठीक है। देख लो यही होता है ना डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला b² - 4ac। तो b की जगह पे -6 का स्क्वायर 36 और -4ac। तो 4a का 1 और c का 3, तो 4 3 = 12। तो 36 में से 12 घटा 24 आएगा। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है ऑप्शन में। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ये आपका 17 में कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 3 12 18 और 4 दिया है, लेकिन हम लोग का आंसर क्या आ रहा है 24। तो करेक्ट ऑप्शन 24 ही होगा। ओके, 18 में देखो यदि द्विघात समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो उनमें कौन सा कथन सत्य है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं कहने का मतलब नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब हो गया इमेजिनरी रूट। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होगा 0। बोले तो b² - 4ac लेस देन 0। याद रखोगे, ठीक है ना। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे तो कंडीशंस क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब होगा b² - 4ac लेस देन 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, सी। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों 19 में कह रहा है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर देखो 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। हमसे बोल रहा है कि इसके जीरोस क्या है, इक्वल है, हमसे k का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? k। तो 4 इक्वल रूट्स क्या होगा? 4 इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 से इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा? 0। तो b² तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और c का मान k बराबर कितना? 0। तो ये 4 माइनस 4k बराबर 0, तो 4k बराबर 4 हो जाएगा, तो k का मान 1 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 19 का। तो 19 का बी करेक्ट है। 19 का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 है। इसके हमको जीरोस पूछ रहा है। तो देखो इसको फैक्टराइज करो, तो x स्क्वायर ये 2x माइनस 3x होगा, माइनस 6 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 दोनों में बाहर करो तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का एक वैल्यू माइनस 2 होगा और x का एक वैल्यू प्लस 3 होगा। तो देखो माइनस 2 और प्लस 3 दिया है कहीं पे, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। ठीक है, पिछला सेट में भी इस तरह का एक सवाल दिया था ना, सेम टू सेम सवाल था लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। x का वैल्यू माइनस 2 होगा और y का वैल्यू x का वैल्यू माइनस 2। अच्छा पहले माइनस 2 तो दिया ही नहीं कहीं पर, माइनस 3 2 दिया है, माइनस 3 2 2 3 माइनस 2। हाँ तो ले सकते हो 3 और माइनस 2, सही। तो x का मान 3 और y और x का मान माइनस 2, तो 3 कॉमा माइनस 2 इस तरह से ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? सी। इसके बाद देखो कह रहा है प्रथम पद a सारवंतर d, तो AP का nवां पद पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू d कौन सा ऑप्शन है? प्रथम पद a सारवंतर d, तो AP का nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? डी। डी में देखो फॉर्मूला दिया है an बराबर tn की जगह क्या लिखा है? an। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 कितना? 22 में कह रहा है बच्चों कि 10, 7, 4 AP में है और इसका 30 टर्म निकालना है। 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो T30, तो T30 बराबर देखो 10 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो 30 माइनस 1 इंटू d देखो कितना होगा? तो 7 में से 10 जाएगा माइनस 3। देखो 4 में से 7 गया, इसमें भी माइनस 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 29 इंटू कितना? माइनस 3। तो 10 ये माइनस हो जाएगा, 9 किया 27 के साथ 3 गुना 6 तो 8, तो माइनस 77 आ जाएगा। तो 30th टर्म जो होगा माइनस 77, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी करेक्ट होगा। चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इरेज कर रहा हूं मैं। चलो एक बार आप बनाओ अपने से, ठीक है, उसके बाद सारा आंसर को मैच कर लो कि सही बनाया हो कि नहीं, बेटर रहेगा, तो माइंड में सब सेट कर जाएगा। देखो पैटर्न यही सब रहेगा क्वेश्चन का। थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल वगैरह देख के जाना, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना। देखो ये तो मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा क्वेश्चन भी दे रखा है, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेट 1 में, सेट 2, सेट 3 हर वीडियोस में देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बहुत सारा सैंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसका सॉल्यूशन आप फाइंड करो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या कह रहा है। 23 में बोल रहा है कि 5, 7, 9, 11 ये बच्चों एपी में सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। हमसे बोल रहा है इसमें कौन सा टर्म 27 होगा। तो मान लो nth टर्म जो है कितना होगा? 27, ठीक। तो फार्मूला लगा दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 27। तो a हो गया 5, n पूछ रहा है, d कितना हो गया? 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। 27 तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 27 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 27 में 5 जाएगा तो 22, तो n माइनस 1 बराबर 22 डिवाइडेड बाय 2 11, तो n का मान देखोगे तो 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? n का मान कितना हो जाएगा? 12।
तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 23 का ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 देखिए, बोला प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 15 विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब हो गया फर्स्ट 15 ऑड नंबर का सम, ठीक है ना। तो 1 प्लस 3 प्लस कितना 5 प्लस कहां तक जाओगे, तो 15 बोल रहा है ना, तो फिर आई थिंक 15 3 45 हो जाएगा ना लास्ट, फिर 45 तक जाएंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो अप टू 15 टर्म्स, कितने टर्म्स 15 टर्म्स। बच्चों एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 into d। तो आप n/2 देखो 15/2 2a, तो 2 into 1 ये 15 - 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। देखो सब के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2। तो ये हो गया 15/2, ये 2 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 2 जा 28। ये हो गया 15/2 और into 30, इसको काट दो तो 50, तो 15 into 50 225। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 225 जो है ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। कौन सा ऑप्शन, सी, तो 24 का सी हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। मान लो कि कोई पॉलीगन्स दिए गए हैं और उनमें बोल रहा है नंबर ऑफ साइड्स जो है इक्वल है, तो उनके संगत कोण क्या होंगे। यदि देखो दो पॉलीगन अगर सिमिलर होते हैं, रेगुलर पॉलीगन की विषय बात किया जा रहा है, किसके विषय में, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे बच्चों, कोई भी पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आपका पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, हेप्टागन। तो ये अगर रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, इसका मतलब पांचों साइड पेंटागन के बराबर होंगे। रेगुलर हेक्सागन का मतलब सभी साइड हेक्सागन के बराबर होंगे। तो सिंपली समझो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि उसकी सभी साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। मान लो कोई दो रेगुलर पॉलीगन है, वो आपस में सिमिलर हो, तो बच्चों उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है अगर दो फिगर सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और उनके साइड्स इक्वल रेशियो में बटे होते हैं। तो बच्चों दो पॉलीगन के अगर साइड्स इक्वल है ना, तो वो रेशियो भी उसका इक्वल होगा, हमेशा याद रखना। यदि दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन कुछ भी पॉलीगन्स हो, अगर उनके साइड्स इक्वल होंगे तो ये आप समझ के चलो कि इनके साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों, उनके संगत कोण बराबर होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ओके, समझ में आ रहा है ना। दो पॉलीगन के अगर साइड्स बराबर होंगे तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा। जैसे मान लो a बराबर b है, c बराबर d है, e बराबर f। तो देखो ना a/b को आप क्या लिखोगे 1, c/d को क्या लिखोगे 1, e/f को क्या लिखोगे 1। इसका मतलब क्या होगा, a/b बराबर c/d बराबर e/f नहीं होगा। समझ में आया ना। हमेशा याद रखना दो रेगुलर पॉलीगन में यदि साइड्स इक्वल है, इसका मतलब उनका रेशियो बराबर होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सिमिलर का यही कॉन्सेप्ट है। चलो 26 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों इक्वल अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई ट्रायंगल है, एक भुजा के समानांतर बीसी के पैरेलल कोई लाइन डी खींचा हुआ है, तो बोल रहा है कि ये बाकी दो साइड्स को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में बांटेगा। देखो ना, इफ डीई पैरेलल टू क्या हो जाए बीसी, ठीक है। इसलिए AD अपॉन DB बराबर A अपॉन AC होगा। तो यहाँ पे देखो 26 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, A। इनके साइड्स आपस में क्या होंगे, इनके साइड्स आपस में कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ऑप्शन A करेक्ट होगा, समान अनुपात। देखो 26 के बाद 27 में क्या कर रहा है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं डैश होते हैं। बच्चों दो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो इक्वल रेशियो में बटे होते हैं। तो यहाँ पे आंसर समानुपाती होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इक्वल रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 27 का।
अब बोल रहा है 28 में कि बताओ इनमें कौन सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ए देखो ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट है। देखो दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। एस भी आपका सिमिलरिटी का कंडीशन है। यदि दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल एस से सिमिलर होता है। एस ठीक है, ये भी करेक्ट है। यदि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो एस भी क्राइटेरिया सही है। एस गलत है। एस कॉन्ग्रुएंसी में मिलता है, सिमिलर में नहीं मिलता है। ऐसा आप नहीं कहोगे कि दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है, उनके बीच का एक साइड बराबर है, ये गलत हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी 28 का बच्चों ऑप्शन डी ए ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये सिमिलर को नहीं बताता है, ये कॉन्ग्रुएंसी को बताता है। ओके, और यही अगर रहता है कॉन्ग्रुएंसी का कसौटी नहीं है तो इसमें ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता। बाकी एस देखो होता है कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है, उसके बीच का एंगल बराबर होता है। एस भी होता है, दो ट्रायंगल का मान लो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंसी होगा। ए भी होता है कॉन्ग्रुएंसी में, यदि दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल और उसके बीच वाला साइड बराबर हो तो ए से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है सिमिलरिटी का कहानी, तो सिमिलरिटी में ऑप्शन डी होगा कि ए से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो दो फिगर को सिमिलर करता हो। ओके, और खासकर ट्रायंगल के विषय में पूछ रहा है तो ए से गलत होगा। पहला तीनों सही है, ए सही है, एस सही है, एस सही है। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, समलंब बोलते हैं, ट्रापेजियम को बोलते हैं बच्चों, किसको बोलते हैं, ट्रापेजियम। जैसे मान लो ये ट्रापेजियम है एबीसीडी, हमसे कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है। तो देखो AB हमने CD के क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। बोल रहा है इसके जो डायगोनल है उसको एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखो ये दोनों को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। AB 2CD के बराबर है। देखो बिल्कुल सही फिगर भी बनाया है, AB 2CD के बराबर है। देखो ये CD का डबल है। इसके बाद बोल रहा है कि ट्रायंगल AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD है ना, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है बच्चों, इनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, AOB और COD को ना सिमिलर कर देंगे। देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, दोनों फिगर में देखो ये फिगर और ये फिगर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो ये दोनों फिगर देखो सिमिलर है। और हमें पता है ये दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया OAB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए OAB का एक साइड हम ले लेते हैं AB का स्क्वायर और COD का एक साइड हम ले लेते हैं बच्चों CD का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर रेशियो आपस में इक्वल होगा। देखो देखो तो ना इक्वल होगा, कहने का मतलब इन दोनों का एरिया का रेशियो इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो AB को आप AB रहने दो या AB को 2CD कर दो ना, AB बराबर 2CD का होल स्क्वायर कर दो और नीचे CD का स्क्वायर रहने दो। तो ये देखो 4CD का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे CD का स्क्वायर हो जाएगा। तो CD का स्क्वायर दिया तो 4:1 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is to एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4:1 में कौन सा ऑप्शन, C बोल रहा है करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, C। तो 29 का C करेक्ट है। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। एक और देख लो 30 पेज पर मैं बता देता हूं फिर इरेज करता हूं। 30 आसान सा सवाल है। बोल रहा है कि यदि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार, कहने का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा बच्चों। ये वाला कंडीशन जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC में B 90 डिग्री है, इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है, एंगल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इसको बेस मान लो, इसको हाइपोटेनस मान लो, तो बच्चों h स्क्वायर जो होता है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया होता है। तो
30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले मैं इरेज करूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंबाई, लंब की लंबाई जो है दिया है, तो कर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। कहने का मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, इसमें लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लंब की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं। लंब मान लो, ये एंगल मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर, और बेस बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर, ए के सामने का ये परपेंडिकुलर, ए बी सी ले लो, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है क्या, इसमें कर्ण का लंब, कर्ण जो एसी को बोलेंगे हाइपोटेनस, ये एच हमसे पूछ रहा है। तो h बराबर होता है √ab स्क्वायर जो bc स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 बराबर 13 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? डी। इसके बाद देखो 32 का आंसर। 32 में कह रहा है कि वेट के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो बच्चों स्पर्श बिंदु न्यूनतम दूरी पर होता है, कहने का मतलब, क्वेश्चन फिर से देखो, वेट के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित, स्पर्श रेखा देखो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया वेट का सेंटर, सर्कल का सेंटर, ये डिस्टेंस ना सबसे न्यूनतम होगा, उसके बाद का डिस्टेंस ना बड़ा होगा। कोई भी आप बाहर में आओगे तो इस पे बड़ा मिलेगा। टेंजेंट का मतलब होता है टच, एक पॉइंट पे टच करते हुए सर्किल को निकालती है। तो यहाँ पर आंसर होगा बच्चों स्पर्श बिंदु, ठीक है ना, टेंजेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टेंजेंट पॉइंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। 33 में देखो बोल रहा है वेट का डायमीटर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या रिलेशन होता है। देखो सर्किल में इसका टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट है, ठीक है, और दोनों जो है एक दूसरे के पॉइंट्स पर हम लोगों ने खींचा टेंजेंट। तो वेट के व्यास बोलते हैं बच्चों इसको, डायमीटर को, जो सेंटर से उसके पास कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है इस पॉइंट पर, डायमीटर के पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। तो आंसर बी करेक्ट होगा। समानांतर होती है, दैट इज पैरेलल होंगे। कौन होंगे? एल और एम बच्चों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। 34 में देखो क्या कहानी कह रहा है, बोल रहा है ओ सेंटर वाले एक सर्किल ले लो, एक सर्किल बना लो जिसका सेंटर ओ है, ओके। फिर बोल रहा है पीए तथा पीबी दो टेंजेंट है, तो पीए एक टेंजेंट ये मान लेते हैं, दूसरा टेंजेंट ये मान लेते हैं, नहीं यहां से देखो ये टच करेगा कि सिर्फ ऐसे, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो? बी। दो टेंजेंट है, बोल रहा है एंगल OAP, OAP, तो बच्चों OAP जो होगा ना 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी, क्योंकि टेंजेंट और ये रेडियस जो होते हैं हमेशा 90 बनाते हैं। एंगल OBP भी पूछता है, ये भी बच्चों क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या कह रहा है कि O केंद्र वाले वेट, कहने का मतलब एक सर्कल बना लो जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर क्या है? O। बोल रहा है PQ और PR दो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट है, ये यहां से PQ और ये क्या हो जाएगा? PR। ऐसे ले लो PQ और ये ले लो PR, ठीक है ना, ये ऐसे टेंजेंट है। इसके बाद बोल रहा है क्या कि QPR 80 डिग्री है। QPR ये देखो बच्चों 80 डिग्री है, ठीक है।
हमसे बोल रहा है क्या आर ओ क्यू का मान क्या होगा, आर ओ क्यू, ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। बच्चों ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये आराम से निकाल लो। एंगल आर ओ क्यू जो हो जाएगा 360 में माइनस कर दो कितना, ये सबको ऐड करके, तो 90 प्लस 90 प्लस 80 को ऐड कर दो, तो ये 360 और ये 9 गुना 18 हो गया, 18 और 260, ये 100 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है ना 35 नंबर। तो 35 का ऑप्शन देखो कौन सा होगा, 35 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्या है, नहीं सी ऑप्शन है बच्चों, सी में 100 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 36 में बोल रहा है वेट की त्रिज्या का व्यास में क्या रिलेशन होता है। बच्चों रेडियस और डायमीटर में जो रिलेशन होता है वो 2 इंटू रेडियस जो होता है डायमीटर के बराबर होता है। क्या चीज के बराबर, डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर 2 गुना रेडियस होता है। तो देखो कौन सा रिलेशन सही है, तो 2 गुना रेडियस बराबर डायमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, बी। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यास बराबर कितना, 2 गुना त्रिज्या। तो व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है ना, और त्रिज्या क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ओके चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 37 से, मैं इस पे रेस कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि 60 डिग्री सेक्टर का एंगल बनाना है, 14 सेंटीमीटर रेडियस है, तो उसका सेक्टर का एरिया निकालो। बच्चों ये एक सेक्टर है जिसमें एंगल बोल रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का, ठीक है ना, और रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये OAB सेक्टर मान लो, ठीक है ना, ये सेक्टर बोल रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा वो आपको बोला जाता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। तो आप इसमें बस वैल्यू डाल दो, तो पाई का वैल्यू देखो 22/7, आर है 14 इंटू 14, थीटा हो गया 60 अपॉन 360, तो 6 6 1 36, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, ये 22 इंटू 14, अब आए कितना हो जाएगा 3। ओके क्या दिया है ऑप्शन देख लो, 22 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 1 2 जा 8, 10 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है देखो तो, 308, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो 37 का सी हो जाएगा। 38 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वेट का चाप 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर रेडियस, 21 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ओके तो कोण अंतरित करता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वेट वाले का चाप, वेट का चाप, चाप किसको बोलेंगे, आर्क ना। यहाँ पे हो गया 60 डिग्री कोण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर वही सेम क्वेश्चन को एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर थीटा, 22/7, आर हो गया 21 इंटू 21, थीटा हो गया 360/360। ओके तो 7 3 या 21, इसको 6 से काट दो, 3 दूना 6, 2 को 11 से काट दो, तो 11 गुना 21, 21 आएंगे 210 और 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 38 का बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, बी। चलो 39 देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों सेमी सर्कल पूछ रहा है, ठीक है ना। ये जो सर्कल है इसका हाफ कर दोगे तो सेमी सर्कल निकल जाएगा। ओके तो एरिया जो होगा बच्चों सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 22/7, और रेडियस दिया है सेमी सर्कल का 7, ये रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो 7 इंटू 7 कर दो, तो 7 से 7 गया, ये 11 गया, तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा 77। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं दिया, कुछ मैंने गलत किया क्या,
और 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त, त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का होता है पाई स्क्वायर का हाफ करो तो 1/2 22/7 हो गया, r स्क्वायर r इंटू r हो गया। ठीक है, तो 77 यहाँ पे इसका मतलब मिसिंग होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। आई मीन क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन मिसिंग है, क्योंकि ऑप्शन में दिया है 77.2, 75.2, 73.2, 81.2। देखो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब ही होता है सेमी सर्कल का एरिया पूछा, तो सेमी सर्कल का एरिया ही होगा पाई स्क्वायर का हाफ कर दो, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 का हाफ करेंगे तो देखो इससे कटेगा तो 22 इंटू 7/2, तो 77 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर होगा 77। इसके बाद देखो बच्चों हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं 40 में बोल रहा है यदि इस वेट की कोई जीवा वेट की त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है ना, तो केंद्र का कोण क्या होगा। देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है ना, इसका ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ठीक है ना, ये कॉर्ड है, यहाँ पे सेंटर है, तो बोल रहा है ये सब आपस में बराबर है। तो बच्चों ये अगर सब बराबर होगा तो इक्विलेटरल एंगल बनेगा, तो सेंटर का एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, कितना बनेगा 60। ओके, यहाँ पे भी कॉर्ड ही था जो 60 बनाया था। ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना कि यदि कोई ट्रायंगल में सभी साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके प्रत्येक एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी। तो इस तरीके से हम लोग का जैकपॉट के द्वारा प्रकाशित पांचों मैथ्स का सेट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद आप मेरे चैनल पे देखोगे कि साइंस का भी सारा मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना, तो उसको भी आप वॉच करना। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा भी कुछ प्रैक्टिस सेट बना के दूं जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।